बिल्कुल ही बंद हो गई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ 9th क्लास CBSE और चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, और हम लोग मतलब पढ़ चुके थे जिसने एटम को डिस्कवर करने की कोशिश की थी। रुदरफोर्ड था, J.J. थॉमसन था, बोहर्स मॉडल था, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसके कंक्लूजन भी ले चुके हैं। अब हमारे पास है एटॉमिक नंबर। रफ नोटबुक दोगे? रफ नोटबुक। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं कृष्णा? कितने हैं? कितने? 118। कितने हैं? 118। और 1 पहले वाले उसमें 1, फिर यहाँ पे 2, ठीक है, फिर 3, ठीक है, इस तरह से ये चलते हैं। 3, 4, 5, इस तरह से ये 8 यहाँ पर है ना। तो ऐसे करके था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यही थे गोल्डन नंबर्स, ठीक है। ये सारे क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। 1, 2, 3, 4, जो नंबरिंग है ना पूरी पीरियोडिक टेबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो उसका एटॉमिक नंबर है। 1 पर जो है 1 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। कहीं से पीरियोडिक टेबल ओपन करके दोगे बेटा? यहाँ पे रखोगे? फोन में कर दो। हाँ, फोन में कर दो, जल्दी कर दो। तो क्या नाम होता है इसका? एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल, ये। अब ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसमें ये शुरू में 1 है 1? गूगल पे ये 1 है, सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3, ये 1, 2 जो लिखा है। लेकिन जब आप इसको एनलार्ज करोगे, ये जितने भी नंबर है 104, 105, 106, ये क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है इसका? ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेकिन इसके पैरों में, जैसे यहाँ ऊपर तो 1 लिखा होता है, जैसे हाइड्रोजन ऊपर 1 लिखा होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे 1, लेकिन नीचे यहाँ पे एक और नंबर होगा जो क्या होगा? इसका एटॉमिक मास। क्या होगा? एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, यही रख दो इसको, यही रख दो। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। इज इट ओके? तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 1 नीचे और 1 ऊपर। इसका 1 1 ही है दोनों का, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये नीचे क्या है? नीचे है एटॉमिक नंबर और ऊपर होगा यहाँ पर मास नंबर, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब एटॉमिक नंबर की अगर डेफिनेशन देनी होगी तो क्या बोलोगे आप? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, प्रेजेंट in an atom is called atomic number, ठीक है। and total number of neutron and proton is called atomic mass and atomic mass is represented by A and this is represented by Z। क्लियर हो गया? तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि ये A ऊपर होगा और Z नीचे होगा। और समझ गए? ये रिप्रेजेंटेशन, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, हाउ यू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर एंड, तो आप ये ऐसे लिखोगे बीच में X और Z वाले। इज इट ओके? ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ये 2। कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना है, ठीक है। तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर आपको क्लियर हो गया। अब है हमारे पास आइसोटोप्स। क्या है हमारे पास? आइसोटोप्स। ध्यान देना मेरी बात पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं?
आइसोटोप्स जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, 1 1 1 2 1 3। इसी तरह से कार्बन 6 और 12 ऊपर, और कार्बन 6 और 14 ऊपर। इसी तरह से क्लोरीन 17 और 35 ऊपर, क्लोरीन 17 और 37 ऊपर। तो ये सारे क्या है, ये दो दो हैं। तो एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम है, इधर 6 6, इधर 1 1, इधर 17 17 17। एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो उसके आइसोटोप्स हैं, वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 है और कार्बन के 2 है, क्लोरीन के भी 2 है। यहाँ इस केस में, हाइड्रोजन के केस में, ये जो हाइड्रोजन 1 1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, नो न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें कोई न्यूट्रॉन। यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है, यही हाइड्रोजन ही पूरे 118 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। इज इट ओके? तो मैंने इसको नाम भी बताती हूँ मैं। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम। और इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, इसका नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम। और इसका नाम होता है ट्रीटियम, इसका नाम क्या होता है? ट्रीटियम। तो ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रीटियम। इज इट ओके? तो कृष्णा बताओगे हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? नाम फिर से बता दो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये 3 ट्रीटियम, दो ड्यूटेरियम एंड दिस इज प्रोटियम। और प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। हाँ मैम, आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पहले बताया था। जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास नंबर है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। और जो आइसोटोप हम उसको बोलते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास अलग होते हैं, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। अब इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक आइसोटोप है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एक आइसोटोप है, क्लोरीन की जो आइसोटोप्स हैं 2 है, एक 35 वाला और एक 37 वाला, 2 है। सबको समझ आए तभी मैं आगे बढ़ूंगी। 3 नंबर का क्वेश्चन ये पक्का आएगा, ठीक है? तो क्या है कि ये 35 और ये 37 है, और इन्होंने कहा ये जो 35 वाला है ये 3 रेशियो में पाया जाता है दुनिया में, और ये 1 रेशियो में, मतलब ये 75% नेचर में 75% ये पाया जाता है और 25% ये 100 में। 3:1 रेशियो यही हुआ। 3:1 रेशियो में अगर मैं आपको कहूँ कि एक रोटी है उसको 3:1 रेशियो में बांटो, तो क्या करोगे? उसको ये रोटी है, उसको ऐसे ये इसके 3 हिस्से एक को दे दोगे और एक, इसका मतलब क्या है? 75% एक को चला गया और 25% यही है। अब क्या है कि ये जो 35 वाला था ये है 75%। तो क्या है? 35 वाला 75% है, मतलब 75 ऊपर 100 में से 75 है। कौन सा? 35 वाला। तो ये अगर मुझे टोटल निकालना हो इनका तो कैसे निकलेगा? 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100, ये ठीक बोल रही हूँ? और इसकी एवरेज निकलेगी। जब मैं इसकी काटा पिट्टी करूंगी तो आंसर आएगा 35.5। समझ आ गई? 35। तो इस तरह से आप इसकी एवरेज निकालें। एवरेज एटॉमिक मास जो है पूरी क्लोरीन का निकल गया, जो पूरी 100% क्लोरीन थी उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है, दोनों का 35 का 37 का एवरेज निकाला हमने। तो एटॉमिक नंबर दिए होंगे? हाँ यस, दिए होंगे। और परसेंटेज दिए होंगे? हाँ, ये एटॉमिक मास तो बेटा ये दिए होंगे, एटॉमिक मास चेंज होंगे ना, 35 और 37 दिए होंगे, बाकी प्रोपोर्शन भी दिया होगा। वो प्रोपोर्शन कई बार 2:1 रेशियो में हो सकता है,
ठीक है, कई बार कई बार 3 3:3 रेशियो में हो सकता है, कई बार 2:1, जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में उसको लेकर के। समझ आ गई? हाँ, 3:1 का 75/1:1 का 50-50 होगा, 50 ले लो दोनों तरफ, है ना। तो ये करना है आपका नैनिशा, समझ आ गया? अब है मेरे पास यूजेस। यूजेस मतलब एप्लीकेशंस। यूजेस मतलब एप्लीकेशंस। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं यूज करने जा रही हूँ किसका? आइसोटोप्स का। किसका? आइसोटोप्स का। तो इन्होंने कहा कि आइसोटोप्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कैसे? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं यूरेनियम के भी आइसोटोप्स होते हैं, 237 और 235, 238 भी है। ठीक है, हाँ, 238, 237, तो उसके भी आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के भी। तो उसके आइसोटोप्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करने के लिए। हो गया? फिर एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर की ट्रीटमेंट। तो कोबाल्ट का एक आइसोटोप ऐसा है जो किसके काम आता है? कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आता है। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन के आइसोटोप है वो यूज होते हैं ग्वाइटर की ट्रीटमेंट में। किसकी ट्रीटमेंट में? ग्वाइटर की ट्रीटमेंट में। इज इट ओके? अभी का बोला ग्वाइटर पता है ना आपको? नहीं, वो जो गला था बड़ा। आयोडीन, ठीक है। तो ग्वाइटर पता है ना आपको? गले, तो वो थायराइड की वजह से होता है, तो वो आयोडीन चाहिए होती है उसको ठीक होने के लिए। तो इसके बाद है हमारे पास, अभी हमने क्या पढ़ा कृष्णा? हमने क्या पढ़ा अभी? मैम, जो आइसोटोप होते हैं वो एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, एप्लीकेशन आइसोटोप्स पढ़े ना हमने। उसमें क्या था अगम? हम आइसोटोप्स में ये था कि ये क्या कहते हैं, जो आइसोटोप्स आपने पहले पीछे बताए थे, फिर उसके यूजेस बताए। मुझे आइसोटोप क्या है? आइसोटोप में वो होता है मैम जिसमें जो एटॉमिक जो वो होता है, एटॉमिक मास होता है वो नंबर। एटॉमिक नंबर नहीं सेम होता, एटॉमिक मास सेम होता है। नहीं, मैम, वो एटॉमिक मास नीचे- डिफरेंट होता है। एटॉमिक नीचे एटॉमिक नंबर है, मैम ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर है ये, जेड एटॉमिक नंबर है। अच्छा, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर Same। सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होगा और नंबर अलग है। मैंने भी बस इसको उल्टा कर दो, बस इसको उल्टा कर दो, वो क्या होंगे? आइसोबार्स। मतलब उसमें क्या होगा? उसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे और मास नंबर सेम होंगे। उनके एग्जाम्पल करने हैं हमने, और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास आर्गन और कैल्शियम। क्या है? आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का जो ये क्या है? 20, let us consider the calcium atomic number is 20 and argon atomic number is 18। है अलग अलग, लेकिन अगर आप देखोगे आर्गन का नीचे 18 और कैल्शियम का 20, बट ऊपर 40, ऊपर क्या होगा? 40। तो क्या हो गया? एटॉमिक मास सेम हो गया और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। और एक और बात, डिफरेंट एलिमेंट का है, उधर एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन है तो तीनों ही हाइड्रोजन है, कैल्शियम क्लोरीन है तो तीनों ही क्लोरीन है, लेकिन इसमें ऐसे एलिमेंट्स जिनका अलग अलग है, हाँ, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है। ये क्वेश्चंस, ये सब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन दूंगी, ये आपने सॉल्व करना है। ये दो और ये दो। हाँ, मैम पीछे से सीधे वही न्यूमेरिकल सीधे दो इसके किसके? पीछे वाले क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व कर लो इनको। ये भी करने ही है अब यार, ये भी करने ही है एनसीईआरटी। मैम न्यूमेरिकल दे दो ना कि ये सॉल्व करके लाओ। ये है ना इधर, ये सारे सॉल्व करने हैं, इधर है ना ये सारे। हाँ, ये 14 क्वेश्चन, कितने 17 क्वेश्चन है, इनमें 2-3 न्यूमेरिकल भी हैं। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बाहर चले जाओ, बाहर सीट्स ले लो, अलग अलग जगह बैठना, एक साथ मत बैठना, दरवाजा खोलना। और मेरे पास सोशल के जो 10th के बच्चों को भेजो मेरे पास, ये सोशल एंड दोनों की। 10th क्लास गुरशान, रिदम और तेज। गुरशान नहीं आया तो आप दोनों आ जाओ, सोशल करो। कल क्या है?
जल्दी। वहाँ वो साथ में कौन बैठा हुआ उधर? आपके साथ कौन था? आप मनी एंड क्रेडिट तो आपका खत्म हो गया। कोई एक चैप्टर यार साथ में निकालो, उसको बाद में करना। एक साथ में कोई अच्छा सा चैप्टर निकालो जो, हाँ? कोई और निकालो। हिस्ट्री का निकालो। हिस्ट्री खत्म करो यार। हिस्ट्री खत्म करो। हैं? हाँ कोई एक तुम निकालो अपना वाला चैप्टर निकालो। वो होगा प्रिंट कल्चर वाला, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये है ना, निकाल लो क्योंकि आना तो है ही है ना। तुमको भी आना ही है ये। खोलो इसको। चल जल्दी। बैठ जाओ। ठीक है ये उसने भी ना छुट्टी मार ली है आज गुरशान ने। कल और कल पिछले कल बता रहा था शायद प्रॉब्लम नहीं बताई। प्रॉब्लम नहीं बताई। ओके बस ये रहेगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इजी है, इसको ये साथ में कर लो। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंट इन चाइना। लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंट इन द चाइना। चाइना में प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ है। आपको पता है चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। इज इट ओके? तो बताओ ये कैसे कैसे डेवलप हुई? सबसे पहले वहाँ प्रिंटिंग किस पे करते थे, उसके बाद किस पे होने लगी, उसके बाद किस पे, वो क्या हो गई? हिस्ट्री हो गई वो। तो लेट अस स्टार्ट। पहले सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी। क्या होती थी चाइना में? हैंड प्रिंटिंग। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंट। मैं पूछूंगी मैंने क्या बोला प्लीज। हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसलिए अच्छे से जो मैं बोल रही हूँ सुन लें। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंट The earliest kind of the print technology was developed in China। तो शुरू कहाँ से हुई थी प्रिंटिंग? चाइना में। और जापान एंड कोरिया। और कहाँ? जापान कोरिया में। दिस वॉज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। बोलते हैंड प्रिंटिंग से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई और सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में हुई। अब तो जैसे नीचे कागज रख देना, नीचे प्रिंटिंग वो करने वाला और ऊपर से उसको पेन पे ना, हाँ वो उस तरह से। हाँ तो उसमें कोई मशीन नहीं इस्तेमाल हुई ना, कोई मशीन नहीं इस्तेमाल हुई। अभी मशीन नहीं बनी थी प्रिंटिंग के लिए। सबसे पहले क्या हुआ? हैंड प्रिंटिंग। उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। उसके बाद क्या है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या हुआ? वुड ब्लॉक, हाँ उसके ऊपर फिर तो फ्रॉम, हाँ लास्ट में पूछना क्वेश्चन, पहले समझाने देना है। ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहे हो कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन ना करवा दे मैडम। भाई इतने तेज है ना बच्चे आजकल के। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना। कब की बात देख लो आप, बात कब की है? 594। और अभी क्या चल रहा है? 2024। चाइना 24 मतलब 2024। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स books in the China were printed by rubbing paper, also invented there against the inked surface of the wood। wood block पे ink surface उसके ऊपर वो और उसको छापते हैं। ठीक है, सेकेंड ये हो गया। थर्ड, मेजर प्रोड्यूसर्स। The imperial state in China was for a very long time the major producer of the printed material। बोलते प्रिंटेड मटेरियल जो है वो चाइना में ही एक पार्ट में तैयार होता था, जिसका नाम शायद सिंघई है। ठीक है, तो कह रहे हैं चाइना पोज्ड ए ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो वो क्या करते थे कि उन्हीं के एक एरिया में, कंट्री में मतलब वेब क्या कह सकते हो आप, हब था प्रिंटिंग का। हब डेवलप हो गया, एक एरिया पूरा जो है वो
वहाँ पे प्रिंटिंग ही होती थी और वहाँ पे उसने सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट भी की। ठीक है, फिर कह रहा है प्रिंटिंग इन द 17th सेंचुरी, बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना द यूजेस ऑफ द प्रिंट डाइवर्सिफाइड। बोलते लोग शहर की तरफ आने लगे और प्रिंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी बिजनेस के लिए और भी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए। तो जो यूज़ था प्रिंट का वो अलग अलग जगह होने लगा। डाइवर्सिफाई क्या होता है, अलग अलग फील्ड में उसका यूज़ होने लगा प्रिंटिंग का। तो प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, जो कि पढ़े लिखे या इंटेलिजेंट थे, सिर्फ वही नहीं यूज़ करने लगे। उसके बाद मर्चेंट्स भी उसको यूज़ करने लगे एवरीडे लाइफ में। ट्रेड की इंफॉर्मेशन भी वो प्रिंटिंग करके पहुंचाने लगे। रीडिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई, तो प्रिंट, अखबारें प्रिंट होना, मैगजीन्स प्रिंट होना, ट्रेडर्स अपना व्यापार के लिए अपने पैम्पलेट्स प्रिंट करवाना, क्योंकि लोग शहर की तरफ आने लगे तो शहर में अलग अलग तरह का। तो इस तरह से प्रिंटिंग जो है 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई। इसके बाद है प्रिंटिंग इन द 19th सेंचुरी। अब क्या है 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर, अब आई मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। संघई, देख लो मैंने कहा था ना, चाइना में संघई नाम की जगह है जो हब बन गई। किसके लिए? प्रिंटिंग का एक हब बन गई। जैसे पंचकुला में आईटी हब है, उस तरह से संघई चाइना में है, जहाँ पे जो कि हब बन गया प्रिंटिंग का और डिफरेंट स्टाइल की प्रिंटिंग वहाँ पे होने लगी। और हैंड प्रिंटिंग से ग्रेजुअली सारे ही वो जो एरिया था वो मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ हो। तो इस तरह से चाइना में प्रिंटिंग डेवलप हुई। अब है मेंशन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिंट कल्चर इन जापान। जापान में जो प्रिंटिंग होती थी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कह रहे इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज। तो किसने इंट्रोड्यूस की थी चाइना में नहीं, जापान में प्रिंटिंग? बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन द जापान। वो वहाँ से आए और उन्होंने जापान में भी वो इंट्रोड्यूस करा दी। खुद इन्होंने 594 में ये शुरू की थी और इधर इन्होंने 768 to 770 में इंट्रोड्यूस कराई। तो हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई कि चाइना ने हेल्प की इनको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। 7 ओल्ड बुक, the oldest Japanese book printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra containing 6 sheets of the text। and सबसे पहले ये बुक प्रिंट हुई जिसका नाम क्या था? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। और उसमें उसकी 6 शीटें सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग की वुड कट करके। मटेरियल प्लेइंग कार्ड्स, पेपर, मनी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स। ये सब प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके बाद है चीप बुक्स, फिर सस्ती बुक्स बनने लगी, पब्लिश होने लगी बहुत सारी, क्योंकि लोग पढ़ने लग पड़े। उसके बाद है प्रिंट इन ईडो टोक्यो। इन द लेट 18th सेंचुरी द फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल एट ईडो। यहाँ पे क्या, इसमें कौन सा शहर था जो प्रिंटिंग के लिए फेमस था? सिंघई। और यहाँ कौन सा शहर है जापान में जो प्रिंटिंग का हब होगा? वो है ईडो। क्या है? ईडो। इलस्ट्रेटिव कलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग, एलिगेंट अर्बन कल्चर, आर्टिस्ट कल्चर सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए उस एरिया में। कहाँ पे? अब है हमारे पास ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंट इन द यूरोप। चाइना की हम कर चुके, जापान की कर चुके, अब बारी आई यूरोप की प्रिंट कल्चर की। ठीक है, यूरोप में पेपर फ्रॉम चाइना। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं है कि समझना, तुम्हारे दिमाग में ये है कि मैडम करवाई जा रही है, हमें ये लर्न करना पड़ेगा। दिमाग को यही रखो। यूरोप में सिल्क रूट के थ्रू आया पेपर चाइना से। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है तुम्हारे पास, इसी चैप्टर में लिखा है। हाँ, ठीक है। इसके बाद है ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंट इन द यूरोप। पेपर फ्रॉम चाइना, पेपर रीच्ड यूरोप फ्रॉम चाइना थ्रू द सिल्क रूट इन द 11th सेंचुरी। मार्को पोलो लेके आया। ये याद कर लिया तुमने? मैंने पहले दिन कर रखे 4। अच्छा, मैंने करवाए थे आपको ना? सर ने कराया, उस टाइम पे सिर्फ मैं आता था सुबह 7 बजे आता था।
अच्छा, एग्जाम में तुम्हारे ये आ चुका है पेपर, ये वाला आ चुका है, तो फोर चैप्टर करवा दिए तुम्हें? सारी हिस्ट्री खत्म हो गई, पॉल साइंस भी, इकोनॉमिक्स में। बट सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे आप? सिर्फ इसके आगे एक दो भी थे, बाकी पहले का आता हूँ। ठीक है, तुम्हें 2 एक्स्ट्रा करवा देंगे मतलब याद नहीं। हाँ, तो अभी तो ठीक है। तो क्या है रोल ऑफ द ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स, क्या कर रहे हैं हम लोग, यूरोप में हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई। तो उसमें सबसे पहले हमने बताया कि सिल्क रूट के थ्रू क्या है, पेपर आया कहाँ से? ओके, आज की 11th सेंचुरी। इजी है। अच्छा, अब मत हंसना। हाँ, रोल ऑफ द ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स। मार्को पोलो, ए ग्रेट एक्सप्लोरर, ब्रॉट बैक विद हिम द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है, कौन लाया? मार्को पोलो। क्या लाया? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना से। नाउ इटालियन स्टार्टअप, इटली कहाँ है? यूरोप में। इटली कहाँ है? यूरोप में। तो वहाँ रहने वाले क्या है इटली में? इटालियन। तो कह रहे हैं अब इटालियन ने क्या किया, बुक पब्लिश स्टार्ट की वुड ब्लॉक्स की मदद से। तो ये हो गया। इसके बाद है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक स्टार्टेड बीइंग वाइडली यूज्ड इन द यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है टेक्सटाइल कपड़े पर भी प्रिंटिंग वुड ब्लॉक से ही होती थी। कहाँ पे? यूरोप में। उसके बाद जोहन गुटेनबर्ग आया, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है जोहन गुटेनबर्ग का। तो कह रहे हैं जोहन गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस, ए मेजर रेवोल्यूशन इन द प्रिंट टेक्नोलॉजी वर ब्रॉट बाय। इसने रेवोल्यूशन लाया, मतलब मशीन इंवेंट की, प्रिंटिंग प्रेस जो डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। और इसने सबसे पहले क्या प्रिंट की? बाइबल। इसके बाद है स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग प्रेसेस इन द नेक्स्ट 100 ईयर बिटवीन 1450 एंड 1550। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेसेस, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की और फिर बढ़ती गई और प्रिंटिंग भी बढ़ती गई। ये आ गया रोल। मैंने कहा था कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में गुटेनबर्ग का। तो जोहन गुटेनबर्ग बाद जर्मन गोल्डस्मिथ, कौन था? सोने का काम करने वाला था, जर्मनी में रहता था। और उसके बाद क्या किया इसने? मूवेबल प्रिंटिंग यूरोप में इंट्रोड्यूस की। ठीक है। गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ द मर्चेंट, चाइल्डहुड वाज स्पेंट इन लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट्स। तो ये क्या था? मर्चेंट का बेटा था और एग्रीकल्चर एस्टेट मतलब फॉर्म्स में उसमें इसकी ज़िंदगी गुजरी। और वहाँ पे इसने क्या देखा? फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। देखी थी इसने कौन सी प्रेसेस? वाइन एंड ऑयल प्रेसेस। बाय ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। तो साइड बाय साइड इसने स्टोन्स को पॉलिश करना भी सीखा। ठीक है। और मास्टर बन गया किस चीज़ का? सोने के काम का मास्टर बन गया। तो कह रहे हैं आल्सो एक्वायर द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज्ड मेकिंग ट्रिंकेट्स स्मॉल आइटम ऑफ द ज्वेलरी। और ये मास्टर बन गया, छोटी छोटी आइटम्स जो हैं बनाता था और चीप रेट में बेचता था और लो क्वालिटी की भी बनाना सीख गया। तो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी से इसने डिज़ाइन करना, इनोवेटिव ऑलिव प्रेस जो है उसका मॉडल प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को। तो गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम इन 1458। इसने क्या किया? ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस जो है वो तैयार कर दी और सबसे पहले बाइबल। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी आता है क्वेश्चन, कितनी कॉपीज बनाई उसने शुरू में? 180। इसके बाद है इन विच वे डिड द अर्ली प्रिंटिंग बुक्स क्लोजली रिजेंबल द मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने काटा है पहले। हाँ, ये पिछले साल भी नहीं किया हुआ हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द न्यू बुक्स विच वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द गुटेनबर्ग। बोलते जो नई बुक्स बनी गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करने के बाद, उनके क्या फीचर्स थे? सबसे पहला था कि वो सस्ती थी, वो रिजेंबल करती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, हैंडवर्क, बॉर्डर जो थे उसके हैंडमेड थे। उसके बाद पेंटिंग, illustration were painting the books printed for elites had space for the decorations। ठीक है। तो बड़े बड़े लोगों के लिए वो प्रिंट होती थी और वो स्पेस रखते थे साइड में डेकोरेशन के लिए। तो इस तरह की बुक्स जो है वो यूरोप में गुटेनबर्ग की प्रेस इन्वेंट होने के बाद जो है
ऐसी ऐसी बुक्स जो है आई जिनके फीचर्स क्या है। पहला क्या है, चीप होती थी और मैन्युस्क्रिप्ट के साथ हाथ ऐसा लगता था जैसे हाथ से लिखा हुआ है, और दूसरा हैंडवर्क बॉर्डर बनते थे उसमें। इलाइट्स के लिए स्पेशल डेकोरेटिव प्लेस छोड़ा जाता था, वो जो बुक्स उनके लिए बनाई जाती थी महंगी। और पेंटिंग बुक्स प्रिवेल्ड एंड पर्सनस कुड चूज द डिज़ाइन, आकर के उस प्रेस में डिज़ाइन भी चूज करके वो डिफरेंट डिज़ाइंस की प्रिंटिंग कर सकते थे, करके देते थे। गुटेनबर्ग ने ये सब कुछ किया। कितने कितने क्वेश्चन है इसमें? 25 और कर लेना है? रीदर करना है कोई क्वेश्चन? साइंस भी लर्न करके देनी है। क्यों? 7 बजे साइंस भी करके देनी है, जो समझाया है कल, इतने सारे क्वेश्चन लर्न करने को हैं उसके। नहीं, उसमें चैप्टर एट ए ग्लैंस का पार्ट भी रह गया, चैप्टर एट ए ग्लैंस का पार्ट भी रह गया। आपने बोला था वो मेल रिप्रोडक्टिव और हाँ वही। चल उठाओ, चारों क्वेश्चन लर्न करके दे दो पहले। 5 फंक्शन है, बच्चे इतने कम क्यों आए? फंक्शन तो कल है। तो कुछ बॉयज वगैरह की पूजा होती है, कुछ बच्चों की पूजा होती है। वो टीका, जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही वो हाँ रखते हैं मम्मा, हाँ बच्चों के लिए ना वो है कल। तब भी बच्चे कल भी छुट्टी मारेंगे। मुझे मैं 8 बजे के बाद ही पूजा होगी आपकी, 7 बजे। चलो ठीक है, चलो लर्न कर लो। कितने बजे की छुट्टी होगी? 3 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट हो जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप।